खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया। सलाम जे के मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज जुम्मतुल मुबारक है और तारीख के अंदर एक और अहम तरीन दिन रकम हो चुका है। अगर 4 अप्रैल है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो अगले साल 4 अप्रैल में अहम तरीन वाक़ात जब आएंगे तो उस बड़ी बहस को भी शामिल प्रोग्राम किया जाएगा जो रात देर गए इख्तिताम पजीर हुई है। वक्फ तरमीमी बिल अब तारीख का एक हिस्सा है और 4 तारीख को ये सुनहरी बाब के साथ लिखा भी जाएगा। भारत के अंदर ये कहा जाएगा कि देखिए इतनी बड़ी बिल लाई गई और इतना बड़ा मामला चला पूरे मुल्क के अंदर। एक तरफ से मुखालफत थी, एक तरफ से हिमायत का मामला था और तकरीबन 18-19 घंटों की बहस के बाद इसको पास किया गया। तो एक तरफ से ये है जी। दूसरी तरफ से जब आज के दिन की हम गुफ्तगू करेंगे तो कई अहम तरीन मामलात हैं। वक्त का कानून हमारे सामने आ चुका है, सदर हिंद के पास कानून जाएगा, लेकिन आज कानून बनने के बाद पहला जुम्मतुल मुबारक है। इसलिए मुल्क भर की सूरत हाल क्या कुछ है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बात यहाँ वक्त पर ही इख्तिताम नहीं होगी बल्कि श्रीनगर के अंदर आज सियासत सरगर्म है क्योंकि उमर की सरबराही में इजलास है। थोड़ी देर में आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, अहम तरीन इंकिशाफात आपसे सामने हम रखेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्यों इजलास को तलब किया गया है। दिल्ली के अंदर सियासत क्यों गर्म है, तो रियासत के लीडर दिल्ली के अंदर है, वहां किससे वो मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये भी बात करेंगे। रात देर गए एक अहम तरीन लीडर ने दाखिला वजीर के साथ की मुलाकात। यह मुलाकात कितनी बड़ी अहम है क्योंकि 15 तारीख का जिक्र मैंने कल इस प्रोग्राम में किया था। उससे पहले क्या कुछ होने जा रहा है, किस लीडर ने बात की, कहां पर बात की, दाखिला वजीर ने क्या कुछ कहा, डिटेल के साथ इस प्रोग्राम में आपके सामने हम सब कुछ रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक आपका साथ रहेगा और हर पल आप हमारे साथ रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आप अपनी बात हमारे तक पहुंचाएंगे। आखिरी 15 मिनट हम आपके साथ बिताएंगे, यानी 9:45 के बाद फोन लाइन्स खुलेंगी। आप अपनी बात को रखेंगे सामने इस उम्मीद के साथ कि उमर हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर आपकी आवाज़ मामलात को सुने। अपनी तनकीद को भी ज़रूर रखिएगा, यानी तनकीद राय तामीर के हम कायल हैं, इसलिए वो बात भी रखिएगा कि प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी किस तरीके से की जा सकती है। तो फटाफट से आज के दिन क्या कुछ हो चुका है आपके सामने रखेंगे मेरे साथी ज़हूर हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए से। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है। तारीख के पन्नों को जब हमने आज खंगाला तो क्या कुछ निकल कर के सामने आया है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज अप्रैल की 4 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1979 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। पीपल्स पार्टी के बानी हैं और आज इनकी बरसी भी मनाई जाती है। 1905 में आज के दिन हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला में ज़िलज़िले से 20,000 लोगों की मौत हुई थी। भयानक ज़लज़ला ये माना जाता है। और 1769 में आज के दिन मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबेन जारी पहली एंग्लो मैसूर जंग जो है वो ख़त्म हुई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1944 में दूसरे आलमी जंग के दौरान बुखारेस्ट पर किए गए हवाई हमले में 3,000 लोग आज के दिन हलाक हुए। और 2013 में 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कुल्हाड़ी कत्ल केस के मामले में 9 लोग मारे गए। 2013 में महाराष्ट्र के थाने में इमारत मुनहदम होने से 74 अफराद की मौत आज के दिन वाक़ा हुई। और आज के दिन 1716 में रूस और फारस की फौज ने शुमाली जर्मनी के विस्मार पर कब्जा किया, अपनी हुकूमत यहाँ पर बनाई थी। 1916 में आज के दिन अमेरिकी सेंट में पहली आलमी जंग में हिस्सा लेने पर इत्तेफाक हुआ, मुत्तफिक हुई। और 1960 में अफ्रीकी मुल्क सेनेगल ने फ्रांस से आज़ादी हासिल करने का ऐलान किया था। आज के दिन उन्होंने ये आज़ाद मुल्क बना था। 1975 में आज के दिन 4 अप्रैल को बिल गेट्स और पॉल एलियन ने मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कायम की। इसकी बुनियाद आज के दिन डाली गई थी। 1949 में 12 ममालिक ने मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए नेटो की बुनियाद रखी। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1941 में जर्मन फौज ने लीबिया के बनगाजी शहर पर आज के दिन कब्जा किया था। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है।
लेकिन ये तो थी माजी की बात। अब बात ज़रा आज के दिन के हवाले से करते हैं और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि वक़्फ़ तरमीमी बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा से भी इस बिल को पास कर लिया गया है। बिल के हक में 128 वोट पड़े हैं, जबकि मुखालफत में 95 वोट पड़े हैं और 13 घंटों की तवील बहस के बाद बिलाखिर राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। कल लोकसभा से पास हुई थी और करीबन रात 2 बजे राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका अब नया नाम वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जिसे उम्मीद कहा जाता है, उम्मीद एक्ट, बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल हो गया है दोनों ऐवानों से। कल ऐवान के सामने तहरीक पेश की थी अपर हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर, किरण रिजिजू साहब ने, और अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि इससे क्या फायदे हैं और कैसे हम काम करना चाहते हैं। इसकी मुखालफत में कांग्रेस समेत कई लीडरों ने अपनी तकरीरें जरूर की और तकरीबन 13 घंटे की तवील बहस के बाद रात 1 बजे के बाद इस बिल पर भी वोटिंग हुई, वहां पर राज्यसभा के अंदर वोटिंग हुई और उस वोटिंग के बाद नतीजे सामने आए कि 285 से ज्यादा वोट लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी इन्हें मिले हैं और इस तरीके से 128 वोट राज्यसभा के अंदर, 228 वोट लोकसभा में पहले ही मिल चुके थे, 128 वोट राज्यसभा मिले और राज्यसभा और लोकसभा में क्लियरेंस के बाद अब इस मुजवजा कानून को सदर हिंद के पास भेज दिया जाएगा, जहां पर सदर हिंद इस कानून पर दस्तखत करके इसे बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल बनाएंगी। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के पास अप्रूवल के लिए आज इस कानून को भेज दिया जाएगा और माना जा रहा है कि कल या परसों तक इस कानून पर मोहर लगकर वापस आ जाएगा। याद रखिएगा, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास का वक्त था जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग मुकम्मल हुई और चेयरमैन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस भी किया गया कि बिल के हक में 128 वोट पड़ चुके हैं। इस बीच बीजेडी, जिसे आप बीजू जनता दल कहते हैं, उन्होंने ये साफ किया था कि उनके 7 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है और वो उन 7 राज्यसभा के मेंबरों के लिए कोई भी व्हिप जारी नहीं करेंगे, जिसके बाद थोड़ा सा खदशा जरूर जाहिर हो रहा था। लेकिन इसके बरक्स हुकूमती इदारों की लॉबिंग मजबूत हुई और राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और कुल मिलाकर जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद एक्ट, जो माजी में वक्फ अमेंडमेंट वक्फ बिल हुआ करता था, उसे बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिल चुकी है और राज्यसभा ने भी क्लियर किया, उससे पहले लोकसभा ने क्लियर किया और आज ये बिल सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के पास भेजी जाएगी, जहां पर उनके दस्तखत होंगे और उसके बाद इस बिल को नाफिजुल अमल पूरे मुल्क के अंदर किया जाएगा। ये एक पहलू है इस खबर का। I shall now put the motion regarding consideration of the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 to vote. The question is that the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Close to stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against. अच्छा जी, कल तकरीरें हो रही थी तो सबसे पहले जरा कपिल सिब्बल साहब को सुनते हैं। उन्होंने इस बिल के अंदर जो खामियां हैं और जिस तरीके से मजवज़ा कानून तहरीर किया गया था उस पर बड़े सवाल उठे। कपिल सिब्बल साहब मारूफ कानूनदान हैं, साबिक कानून के वजीर रह चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने ऐवान के अंदर इस बिल को लेकर कहा? कल हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना था, 8-10 पॉइंट उन्होंने एज अ लीगल ओपिनियन के तौर पर सामने रखे थे, लेकिन ऐवान के अंदर बिल भी तब भी पास हुआ। आज राज्यसभा के अंदर जब ये बिल चल रहा था कल, तो सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब ने इस बिल का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की। कपिल सिब्बल साहब को सुनते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश and Telangana respectively
is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी यह है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। और आप हमें ये आश्वासन दो, you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when साहब जो अपने अंदाज में बात रखें, लेकिन जरा संजय राउत साहब को भी सुनते हैं। फायर ब्रांड लीडर है संजय राउत साहब, उनको फटाफट से सुन लेते हैं। उन्होंने किस तरीके से बिल के आसपास आते हुए बोला और घेरने की भी कोशिश की और बीच से निकलने की भी कोशिश की। ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान ला कर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं तो आप इस प्रकार के जेपी नड्डा साहब, जिन्होंने हुकूमत की तरफ से एक मुनज़्ज़म बात सामने रखी और कहा कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत है, दरअसल हुकूमत एक जामिया हिकमत अमली के साथ काम कर रही है जहां पर यकसा तरक्की सबके लिए मुमकिन हो सके। जेपी नड्डा वजीर सेहत भी है और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त कौमी सदर भी है, राज्यसभा के अंदर अपनी बात रख रहे थे। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इस पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष के तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और
साहब जिनको आप सुने थे, बहरहाल ये बात थी रात की, जो रात की तारीखियों में पार्लियामेंट और अपर हाउस के अंदर तकरीरें में बहुत सारे लोगों ने मिस किया था। जिन्होंने मिस किया वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए और सुने कि किस लीडर ने किस तरीके से इस पर अपनी बात रखी, और किरण रिजिजू साहब जब ये समेट रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। तो फाइनली लोकसभा राज्यसभा के अंदर नॉर्ड मिल चुका है। वक्फ उम्मीद बिल, जो नया नाम उम्मीद बिल है, ये मुकम्मल हो गया है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा के पास आज ये जाएगा, दस्तखत होंगे और उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन पूरे मुल्क के अंदर होगी। ये एक पहलू है इस खबर का। लेकिन दूसरा पहलू, आज उम्मीद बिल आने के बाद पहला जुम्मतुल मुबारक है और इस बीच मुल्क भर के कई इलाकों के अंदर इंतहाई सिक्योरिटी हसास कर दी गई है और सिक्योरिटी पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। कई मुस्लिम तंजीमों की तरफ से प्रोग्रामों को तश्कील दे दिया गया है और न सिर्फ सड़क पर, संसद के अंदर और संसद के बाहर इस पर यानी लोकसभा के अंदर और बाहर की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है, बल्कि अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दीगर रियासतों से मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं की तरफ से इस बात का इशारा मिला है कि मुश्तरका हिकमत अमली को तरतीब देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इधर आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। बिहार के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दिल्ली को 3-4 जोनों के अंदर तकसीम कर दिया गया है। नोएडा को 15 जोनों के अंदर तकसीम कर दिया गया है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, लखनऊ के अंदर देखेंगे, बरेली के अंदर देखेंगे तो रात भर सिक्योरिटी का पहरा इस तरीके का था जहां पर आला सिक्योरिटी अफसरान अपने अमले के तहत फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए और उन इलाकों से गुजरते हुए नजर आए जहां पर मुमकिना एहतजाज हो सकता है, क्योंकि बरेली से लेकर दीगर इलाकों के अंदर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो इस बिल की मुखालफत में खड़े हैं और किसी भी कीमत में इस बिल को इस ज़मन में तकसीम नहीं करेंगे जिस तरीके से इसको लाया होगा। और यह भी साफ किया जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों वाला बिल सरकार को 1 साल के बाद एहतजाज के बाद वापस लेना पड़ा, चाहे सड़क पर ही बैठना पड़े, हम भी पुरअमन एहतजाज करते हुए इस बिल को वापस लेने पर जोर देंगे। तो फिलहाल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हाई सिक्योरिटी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सिक्योरिटी के जवानों को, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की लीव्स कैंसिल कर दी गई हैं, छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सिक्योरिटी नोएडा और आसपास के अंदर भी बढ़ा दी गई है। और वक्फ तरमीमी बिल जो अब उम्मीद बिल है, इसको देखते हुए आज पहला जुम्मतुल मुबारक है। तो खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी ब्रीफ अप कर दी गई है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। मुख्तलिफ रियासतों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लखनऊ और दिल्ली और यूपी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, हमारे साथ 2 नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, विजेंद्र और रुपिंदर भी ज्वाइन कर चुके हैं जी। फटाफट जरा एक एक करके अपडेट करें जी, कहाँ से क्या कुछ सिचुएशन है। जी विजेंद्र, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है, कहाँ पर आप खड़े हैं, और जो आज जुम्मतुल मुबारक भी है तो जुम्मतुल मुबारक के पेश नज़र सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद संभल पूरी तरह से सिक्योरिटी की निगरानी में, एक तरह से कह सकते हैं कि हाई सिक्योरिटी में संभल को रखा गया है। यहाँ पर अगर आज जुमा की बात करें और वक्फ बिल को लेकर के भी यहाँ पर पुलिस का अलर्ट है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अजन्य कुमार और डीआईजी मुनिराज यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स के साथ रूट मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। अगर आपको बता दूं, शाही जामा मस्जिद का जो एरिया है वहां पर पूरा रेड जोन बनाया गया है और यहाँ पर 1500 सीसीटीवी कैमरे रखे गए हैं। 1500 सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, इनसे निगरानी की जा रही है और पूरी तरह से यहाँ पर आपको बता दूं कि अलर्ट रखा गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति शाही जामा मस्जिद में आज नमाज पढ़ने नहीं जाएगा और हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। बाहरी सिक्योरिटी, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर है और मैं आपको बता दूं, लगभग 10 कंपनियां जिसमें आरआरएफ, पीएससी और पुलिस, 10 कंपनियां यहाँ पर लगातार रूट मार्च कर रही है और 10 कंपनियां संभल में तैनात हैं। तो लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ पूरी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है और वक्फ बिल को लेकर के भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का अलर्ट है संभल में। जी संभल की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी एक काफ़ी टेंशन भरा मामला रहता है, पिछली बार भी ये सुर्खी में बहुत ज़्यादा रहा है। तो अब की बार ये भी खबर है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और रिलीजियस लीडर्स हैं, वो एक पेज पर आते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद आज एक बड़े मार्च की भी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों से।
जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं अगर बिल की बात करें तो बिल में जो धर्मगुरु हैं या फिर जो यहाँ के सांसद हैं, सपा सांसद जिया और रहमान वर्क, वो विरोध तो कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लोगों की बात करें तो वो खुश तो बिल से नहीं है। हालांकि अभी किसी तरह का संभल पे प्रदर्शन नहीं हुआ है, उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी की मीटिंग के माध्यम से लोगों से वार्ता की जा रही है कि बिल को लेकर के किसी भी तरह का यहाँ पर ठीक है जी, कोई प्रदर्शन ना हो। उमेश भी हमारे साथ लखनऊ से खड़े हैं। उमेश, लखनऊ भी हाई प्रोफाइल जोन्स हैं। जब हम देखते हैं कि अभी भी हमारे पास जो दिल्ली यहाँ स्टूडियो में खबर आ रही है वो यही है कि लखनऊ के अंदर भी प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है। वहां पर सिक्योरिटी जोन्स, लखनऊ को जोन्स में तकसीम किया गया। क्या है सुबह सुबह ग्राउंड रियलिटी और किस तरीके का माहौल लखनऊ के आसपास आपको दिख रहा है? देखिए गौहर, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर यहाँ पर अलर्ट है और लगातार जो पुलिस के अधिकारी है वो भ्रमणशील है। तमाम जो पीएसी आरआरएफ की जो कंपनियां हैं वो पुराने लखनऊ से लेकर बड़े इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े और टीले वाले मस्जिद तक जो फोर्स है वो लगातार पैदल मार्च कर रही है। और कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से पिछले जुमे के दिन हाथों में पट्टी बांधकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर जो राज्यसभा और लोकसभा में कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हुई हैं। अब उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा आसपास, और कहीं ना कहीं और ऐसे में एक बड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर हर स्थिति को भापा जा रहा है, देखा जा रहा है। यानी सोशल मीडिया पे लगातार पुलिस की पैनी निगाह है कि कोई भी ऐसा पोस्ट ना हो जाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो ऐसे लगातार एहतियात के तौर पे गौहर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो पूरी तरह से मुकम्मल हैं और हर एक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। संभल और हम आपको लखनऊ की सूरत-ए-हाल बता रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी काफी हाई अलर्ट है। हम सीधे बरेली भी चलेंगे। रुपिंदर कुमार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे बरेली से, क्योंकि बरेली बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरेली के अंदर जितने भी सेक्ट्स हैं और स्पेशली बरेली सेक्ट के जो मौलवीज हैं वो फोर फ्रंट पर है और वो लगातार कह रहे हैं कि जनाब हमने इसको मानना ही नहीं है और हम इस पर विरोध करेंगे, चाहे सड़क पर जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। बहुत शुक्रिया रुपिंदर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बरेली की सिचुएशन जरा अपडेट करें, किस तरीके की है, क्या माहौल है अभी, चूंकि बिल कल रात को पास हुआ है राज्यसभा के अंदर और आज पहला ही दिन है, पहला जुम्मा है और बरेली के जितने भी धर्मगुरु है वो इस बिल को लेकर खुश नहीं है और वो विरोध करना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा बरेली के हालात की अगर हम बात करें तो यह मौलाना तौकीर रजा का जो बड़ा बयान हमेशा रहता है, सुर्खियों में रहता है और वो अभी भी उनका इसी तरह का बयान जो आया हुआ है कि इस बिल से नाखुश दिखाई दे रहे हैं मौलाना तौकीर रजा कर। और वहीं पर हम बात करें मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की जो मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका तो साफ तौर से ये कहना है कि जो बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, गरीबी दूर होगी। लेकिन बिल का मतलब ये है कि जो अवैध जो कब्जे हुए थे बरेली में भी वक्फ बोर्ड के जो कब्जे जो है गरीब जनता को निजात मिलेगी, जिनके जो गरीब जनता थी उनके जो पहले थे अवैध कब्जे। लेकिन उनका ये भी कहना है साथ साथ कि जो कब्जे हुए हैं वो किसी हिंदू संगठन ने नहीं किए, किसी बजरंग दल ने नहीं किए, जो कब्जे हुए हैं वो भी तो मुस्लिम लोगों ने। तो उनका साफ तौर से शहाबुद्दीन रिजवी का बयान ठीक है, क्योंकि गरीब जनता को मदरसे मिलेंगे, स्कूल मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, गरीबी दूर होगी, कब्जों से मुक्ति मिलेगी, ये उनका। तो किस तरीके का अभी बरेली के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा किस तरीके से लगा दी गई है? देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें बरेली की तो एसएसपी अनुराग आर्य, शहद एडीजी रमेश शर्मा जी और जो है आईजी राकेश जी सड़कों पर 48 घंटा पहले से उतर चुके हैं। ड्रोनों से निगरानी की जा रही है, आरएएफ पीएसी हर मस्जिद पर हाउस पर तैनात कर दी गई है, कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटने पाए। और रुपिंदर ये भी बताइएगा, ये बिल चूंकि अब लोकसभा से लेकर राज्यसभा में भी इसको मंजूरी मिल गई है, इसके बाद मुस्लिम तंजीमों के जो रहनुमा है उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है और जो आम लोग है वो इस बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात करें हम जो बिल के लिए, तो बिल के जो विपक्षी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कुछ इन लोगों ने जो संगठन जो बनाए हुए हैं वो जो भड़काने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये एक इस तरह की भी आ रही है कि हम जो है इस पे जुलूस निकालेंगे और इस पे बिल का संशोधन हुआ है, उस पर हमारी मतलब प्रतिक्रिया ठीक नहीं है, इस तरीके का बिल पास नहीं होना चाहिए। तो ये भी
मतलब सुनने में आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी बरेल से हमारे साथ अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी ब्रीफ अप कर दी गई और वहां पर भी खदशा यह है कि आज शायद मुमकिना एहतजाज भी हो। लेकिन जरा जम्मू कश्मीर भी चलते हैं, जहां पर श्रीनगर पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि श्रीनगर के अंदर मजहबी पेशवाओं से लेकर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस बिल की मुखालफत की है। और यही वजह कि जम्मू कश्मीर में भी बिल के मुखालफत के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में अहम तरीन इजलास 7 अप्रैल को तलब किया गया है। 7 अप्रैल को तमाम मकतबा फिक्र के उलमाओं का मुश्तरका इजलास 7 तारीख को बुलाया गया है। लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक है, इस भी डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया गया है। खबर यह है कि कल से मुख्तलिफ सियासी जमातों के पेशवाओं ने, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने कल इस बात की मुखालफत की थी। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर बिल पेश हुआ, रात 1-2 बजे के आसपास राज्यसभा में पास हुआ, तो उसके बाद मुखालफत जम्मू कश्मीर से बढ़ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ उलमा ऐसे हैं जिनका मस्बत अप्रोच है और जो मान रहे हैं कि कुछ चीजें इसमें बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीजों पर उन्हें भी एतराज नजर आ रहा है। सीधे श्रीनगर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन करेंगे। इमरान, जुम्मतुल मुबारक, और ये जुम्मा ईद के बाद वाला जुम्मा भी है, और सीधी सीधी बात ये कि वो उम्मीद बिल जिसको ऐवान के अंदर रखा गया था, वो दोनों ऐवानों से पास आउट होकर आ चुकी है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के दफ्तर आज जाएगी, हो सकता है आज शाम या कल तक इस बिल पर वहां भी मुहर हो जाए और फिर बाज़ाब्ता तौर पर यह कानून का शक्ल इख्तियार करेगी। तो कुल मिलाकर आज क्या कुछ सूरत हाल है, मीरवाइज उमर फारूक की क्या पोजीशन है और दीगर लीडर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज का व्यू पॉइंट जो बाहर आएगा मेंबर मेहराब से वो इंतहाई अहम होगा। देखिए, चूंकि आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है, जिस तरह से इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल इस वक्त पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके हवाले से खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे इसमें पॉलिटिशियंस हो, चाहे इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स हो, उलमा हो, या दीगर जो लोग हैं, वो इस पे अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, चाहे वो कलम से हो, चाहे वो अपने अल्फाज से हो, या फिर इससे मुमकिन एहतजाज की काल के पेश नजर पूरे मुल्क में इस वक्त जो है इंतजामिया मुतहरिक है। और जहां तक जम्मू कश्मीर या कश्मीर वैली का ताल्लुक है, जो कि आज फ्राइडे है, जिस तरह से हमने कहा, और सिलसिले में अगरचे किसी ग्रुप की तरफ से या किसी दीनी तंजीम की तरफ से एहतजाज की कॉल नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक हो, चाहे वो मौलाना गुलाम रसूल हामी हो, चाहे वो मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी हो, या फिर दीगर यहाँ की जो सरकर्दा या जायद उलमाए किराम हो, या फिर यहाँ की सियासी जमातें हो, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट्स हो, या जुमला यहाँ की जो आवाम है, जिस तरह से उन्होंने इस वक्फ बिल की न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि इसके नाकाबिल कबूल मुसलमानों के लिए करार दे रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर के बीच में हम देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर में अगरचे इंतजामिया की तरफ से ऑफिशियली ना तो रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई है और ना इस तरीके का कोई ऑफिशियल ऑर्डर है, लेकिन जुमा के पेश नजर जिस तरह से हम सुबह से माहौल देख रहे हैं कि कोई एहतजाज ना हो, इस हवाले से सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या दीगर सिक्योरिटी एजेंसी है, वो बिल्कुल मुतहरिक है। कल शाम से हमने थोड़ी सी मूवमेंट देखी और आज सुबह खासकर जुमे के पेश नजर, और ये भी कुछ इतलात हमारे पास थी कि आज जुमे है और जहाँ पे कुछ जैद उलमाए किराम है जो जुमे के दिन खुतबा देते हैं, और शायद वो आज एहतजाज कर सकते हैं। इस एहतजाज को रोकने के लिए या लाइन ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो पुलिस है या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां है, वो बिल्कुल इस पे नजरें रखी हुई इमरान, है, जो मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में 7 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? क्योंकि जिस तरह से कल जो मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम उन्होंने कहा कि वो इस वाले से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, तो क्या एक हिकमत अमली यहाँ से तरतीब दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर कबल हमने भी मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर से फोन पे भी बात की, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर हुई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, उनकी भी मीटिंग होने जा रही है, और जिस तरह से हम देख जितने भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है जम्मू कश्मीर में, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है इस मसले को लेके, और शायद जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस अंदाज से बयान सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ उलमाए किराम की तरफ से, स्कॉलर्स की तरफ से, एवं की सियासी जमातों की जानिब से, या हर जो फर्द है, अभी हम देख रहे हैं कि
बीजेपी को छोड़ के सब इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। और बिल्कुल ये देखना होगा कि स्ट्रेटजी क्या कुछ रहेगी। आज जुम्मतुल मुबारक है, आपके पास दिन में दोबारा लौटेंगे, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। मुमकिन हमलों एहतजाजों के बीच हिकमत अमली क्या कुछ होगी, थोड़ी देर में वो सारी पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन इस बीच बिहार इस वक्त फोकस पॉइंट बना हुआ है और बिहार के अंदर नीतीश बाबू की हुकूमत चल रही है, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दर्जनों लीडरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर बिहार से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम लीडरों ने जनता दल यूनाइटेड से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दर्जनों लीडर कल रात से सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स पर आकर यह बात बता रहे हैं कि वो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, क्योंकि जिस सेक्युलरिज्म का नारा जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा था, कल उसका जनाजा उठ चुका है। यह मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से कहा जा रहा है, लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है। और यही वजह है कि बिहार के अंदर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। मुसलमानों का मानना है कि ड्यूअल पॉलिसी पर जेडीयू थी और कल वो नकाब भी हट गया है। और जनता दल यूनाइटेड के जो सीनियर लीडर्स हैं, मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद अशरफ अंसारी, जो जनता दल यूनाइटेड माइनॉरिटी विंग को हेड कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर जेडीयू की जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सपोर्ट था और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उनका रोल रहा, उसको देखते हुए अपना एहतजाज दर्ज करते हुए पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। कासिम अंसारी, अशरफ अंसारी, ये जेडीयू के जो माइनॉरिटी विंग के हेड्स थे, ये अपने आप को अलग कर चुके हैं और चिट्ठियां बाकायदा तौर पर इन्होंने जेडीयू के सदर को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप बुनियादी प्रिंसिपल्स के खिलाफ गए हैं, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। न सिर्फ इतना, मोहम्मद कासिम अंसारी की तरफ से भी इसी तरीके की बात रखी गई है। मोहम्मद नवाब मलिक, एक और पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी सदर को भेज दिया है। और अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो अहम तरीन पोस्टों पर भी थे और ज़मीनी सूरत हाल पर गहरी मदद जेडीयू को कर रहे थे, वो पार्टी से अलहदा हो गए। और इस तरीके से इस वक्त बड़ा दचका जो है वो जनता दल यूनाइटेड को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ा फैसला जब जेडीयू ने लिया कि वो एनडीए के साथ चलेंगे, बिल की हिमायत में खड़े रहेंगे, तो अब मुसलमान लीडर्स आहिस्ता आहिस्ता करके जेडीयू से बाहर आ रहे हैं। अब याद रखिएगा, बिहार के अंदर सिर्फ चंद माह के बाद इंतखाबात है और इंतखाबी दंगल से पहले ये जो सूरत हाल जेडीयू की बनी है, क्या ये फायदेमंद होगी, एक बड़ा सवाल है। या जेडीयू हाशिए पर चली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच अभी तक जेडीयू के सीनियर लीडर्स की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी वजाहत नहीं दी गई है। सिर्फ अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही लीडर्स के इस्तीफों की लेटर्स और चिट्ठियां जो है वो घूम रही हैं और यह साफ हो रहा है कि बिहार की सियासत एक नए रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। यहां पर जी रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सीधे रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का, क्योंकि गर्माहट जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है और चंद लम्हात के बाद एक बड़ा फैसला, छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे और आपको बता दें कि आज सबकी नज़र श्रीनगर पर रहेंगी, क्योंकि श्रीनगर में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हंगामी इजलास होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी जमातों का यह हंगामी इजलास होगा और 11 बजे से इस इजलास की बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत होगी, जिसकी सरबराही खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे। और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि जो फैसले या जो तबादले हालिया वक्त में हुए JKAS अफसरान का, उस हवाले से इस मीटिंग में जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ जो बड़ा और एक अहम मसला रियासती दर्जे की बहाली को लेकर है, उस हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा सकता है। तो इस हवाले से इस अहम इजलास पर आज सबकी नज़रें रहेंगी। जो आपको याद होगा कि 1 अप्रैल को एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें 48 JKAS अफसरान के तबादले हुए थे और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने सवाल उठाए थे। इस मीटिंग में इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उमर अब्दुल्ला की सरबराही में अहम तरीन इजलास तलब किया गया और कल पार्टी ने इस बात की वजाहत कर दी कि ये इमरजेंसी मीटिंग है। अब यह सिर्फ अरकान असम्बली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है उनका नहीं है, बल्कि हिमायती इत्तेहादी जिनमें कांग्रेस है, आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर मेंबरान है, सबको तलब कर दिया गया है कि आप आए, जरा अहम तरीन मामले पर तबादला ख्याल करना है। और यह तबादला ख्याल तब हो रहा है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर और उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बीच में टकराव की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है 48 अफसरों के तबादलों को लेकर। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर की तरफ से अगरचे कोई भी वजाहती बयान सामने नहीं आया है, ताहम जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत के काम है और जिन अफसरों को तबादला और तकारुरियां की हैं ये मजिस्ट्रेट के इख्तियारात रखते हैं। इसलिए मजिस्ट्रेट चूंकि अमन कानून के दायरे में आता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके तबादले कर सकता है। ये जराया हमें बता रहे हैं कि जनाब इसलिए ये तबादले किए गए हैं। अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला इस तुक को कितना मानते हैं या हिकमत अमली को तरतीब करते हैं। इस बीच खबर यह भी है कि उमर अब्दुल्ला ने रात गए वजीर दाखिला साहब के नाम एक खत भी लिखा है। अगर जराया अभी ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि खत लिखा है, खत का मतन क्या है थोड़ी देर में आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इतला यह कि यह खत तब लिखा गया जब आज 11 बजे अरकान असम्बली का अहम तरीन इजलास बुलाया गया। उससे पहले दाखिला वजीर को खत भी लिखा गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा बड़ा पॉइंट कि कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद करा, GA मीर मीटिंग में नहीं होंगे। अब वो मीटिंग में क्यों नहीं होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो प्री अपॉइंटमेंट के तहत दिल्ली में है। दिल्ली में क्या कुछ होगा वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर कि आज 11 बजे अहम तरीन इजलास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान के मुताबिक ये अहम तरीन इजलास कुछ अहम तरीन मामलात को लेकर है। जब हमने पता करने की कोशिश की क्या वक्फ बोर्ड का मामला भी है, कहा जनाब वो भी एक पार्ट है इसका। जब हमारे ज़रा ने इस बात की तस्दीक की कि वक्फ बोर्ड का मामला भी है तो कहा गया कि हमारे ऊपर तो शबखून पहले ही मारा गया था जब मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट पर सरकार ने शबखून किया था। इसलिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट को रिवाइव किया जाए पुरानी बुनियादों पर। एक मामला यह भी है। मामला यहां नहीं रुक रहा है बल्कि उमर अब्दुल्ला पर बोझ ज्यादा है, बोझ को कम करने की भी जरूरत है, यानी मजीद वज़रा को काबीना में शामिल किया जाए। मैंने कहा एजेंडे में है, क्या हो सकता है ये भी एजेंडे में हो। तो ये जराया जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं तो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन इस बीच खबर और नुकात का ये मानना है कि सबसे बुनियादी मामला टकराव का है और इस टकराव को कैसे कम किया जाए और स्टेटहुड को लेकर जो पिछले 5-6 महीनों के दौरान कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है, इस पर हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। इस हवाले से आज का इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतहाई अहम माना जा रहा है। सीधे रविंदर शर्मा साहब के पास चलेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ है, कांग्रेस के तर्जुमान है जिनको दावतनामा मिला है मीटिंग के लिए। रविंदर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। चूंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स दिल्ली के अंदर है, थोड़ी देर में वो हम डिटेल जरूर बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि वो दिल्ली में क्या करेंगे, क्या मीटिंग है। तो इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस के जो 2 सीनियर लीडर हैं दोनों मीटिंग के अंदर नहीं होंगे, ना GA मीर साहब होंगे ना तारिक हमीद करा साहब होंगे। अब जब मीटिंग की हम बात करते हैं, क्या कांग्रेस को ऑफिशियल इन्विटेशन मिला है मीटिंग का? बिल्कुल मिला है, जानकारी मैंने ली है और हमारे जो विधायक हैं वो अटेंड करेंगे मीटिंग को, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी शेड्यूल्ड। मीर साहब तो परसों से ही गए हैं और करा साहब, क्योंकि आज आपको पता है, सारे देश को पता है कि ऑलरेडी स्टेट प्रेसिडेंट्स उनके साथ अहम मीटिंग जो है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ले रहे थे, इसलिए करा साहब और वो शेड्यूल तौर पे वहाँ गए हैं। इसका फैसला कल इमरजेंसी मीटिंग जैसे आप कर रहे हैं, अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई है। बाकी हमारे जो विधायक हैं जिनको बुलाया गया वो अटेंड करेंगे। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक है शर्मा साहब, जब भी मीटिंग होती है
मेंबर्स को बुलाया जाता है, हरीफों अपने साथियों को बुलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है जनाब हम मीटिंग कर रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप अपना मन बना कर आइए कि क्या करना होगा। क्या एजेंडा सर्कुलेट किया गया है? नहीं, आपने खुद ही कहा कि अभी नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता नहीं पा रहे कि मल्टी डायमेंशनल, आप खुद कह रहे, मैं आपको सुन रहा था, तो हमको एजेंडा कैसे पता होगा? हमें अभी एजेंडे का तो मालूम नहीं है, लेकिन जो आपसे जानकारी मिलती है, मीडिया से मिलती है, जो समझ आती है, उसके मुताबिक अहम चीजें उसमें उन्होंने रखी है, चर्चा करिए। जो भी होगा हम कोलिशन पार्टनर के तौर पे। अच्छा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अब कोलिशन पार्टनर आप है, आपने भी अपना एक डायमेंशन है, लेना है नहीं लेना है। तो अगर कबल वक्त एजेंडा आता आपके हाथ में, तो आप अपनी पार्टी के अंदर ब्रीफ अप होकर जाते कि साहब ये आपका एजेंडा है, इसमें हमारी पोजीशन ये है। ऑन स्पॉट कोई डिसीजन में हामी करना नहीं करना, ये भी तो मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्हें आप रिप्रेजेंट करवाएंगे वहां पर। चलिए, फिर भी उसमें मशवरा हो जाएगा। अब अहम एजेंडा है, कई बार इमरजेंसी मीटिंग काल होती है, सब को बताया नहीं जाता, लेकिन यह है कि जितनी जानकारी है, क्योंकि अभी अध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हो सकी, आपने सुबह सुबह मुझे कहा कि इस पर चर्चा करनी है। जो मेरी जानकारी है कि हमारे लोग जाएंगे, मीटिंग में हिस्सा लेंगे, और कोलिशन पार्टनर के तौर पे हम तो उस चीज के लिए जो चीजें आप जिक्र कर रहे हैं जी, हम सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए तो आगे हैं, और स्टेटहुड के लिए तो हमने एक संघर्ष छेड़ के रखा है, हमारी रियासत हमारा हक। उसके लिए तो हम चाहेंगे कि जरूर आगे बढ़ करके इसके लिए दबाव बनाया जाए। और बाकी जो मामला हो रहे हैं, ड्यूटी कंट्रोल सिस्टम के हम खिलाफ थे। अभी बिजनेस रूल जो है वो मेरी जानकारी के मुताबिक एलजी साहब के पास कैबिनेट ने भेजे हुए, उनका अप्रूवल उन्होंने नहीं दिया। उस बीच में कुछ ट्रांसफर या इस तरह करना, तो ये भी तो मुनासिब नहीं। और अच्छा, ये जो अगर जो ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो हमने ट्रांसफरें की हैं, ये दरअसल अमन कानून के साथ अफसर सारे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको अमन कानून देखना होता है, इसलिए अमन कानून लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, इसलिए हम ट्रांसफरें कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अगर एसडीएम लेवल के, तहसीलदार लेवल के, एडीसी लेवल के ट्रांसफर्स भी वही करेंगे बगैर मशवरे के, जैसे जानकारी मीडिया से मिलती है जी। और एक खबर ये भी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को सीएम साहब ने कहा कि आप लागू ना करो। ये बहुत गंभीर बात है। आपने चुनाव से पहले ही कुछ पावर जो है, जो थी, वो विड्रॉ करके एलजी को दे दी, और उसके बाद चुनाव के बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे, बिजनेस रूल्स को भी पास नहीं कर रहे। राइट सर, रविंद्र शर्मा साहब, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप बड़े माहिर हैं, आप ग्राउंड पर काफी एक्टिव है। ये जो तर्क दिया गया कि जनाब हम जिन अफसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब का डोमेन है। देखिए, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, यूनिफाइड कमांड में पहले चीफ मिनिस्टर चेयर करता था। आज फिर चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा है या नहीं है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, कोलिशन पार्टनर है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी क्या यहाँ नहीं चाहती कि जो चुनी हुई सरकार है वो भी कोई काम करे? क्या चीफ मिनिस्टर का कोई डोमेन नहीं? उन्होंने असेंबली में चिल्ला के कहा कि ये जो लाठी चार्ज का कंट्रोल रूम है, ये भी कहीं और है। ये बड़े दुख की और गंभीर चिंता की बात है। हम सरकार में हो, विपक्ष में हो, हम डेमोक्रेसी के रखवाले हैं। तमाम एमएलए, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, उनके लिए भी तशवीश की बात है। ये गलत बातें हैं कि आप एक चुनी हुई सरकार को कुछ काम करने नहीं दे रहे, आप क्या मैसेज दे रहे? और मिलिटेंसी में भी टेररिज्म का हम तो शुरू से कहते हैं कि टेक ऑन बोर्ड या इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दो लो हर जगह। उधमपुर के कोने में पहुंच गए मिलते, या वही ग्रुप हो रहे, जम्मू सूबे में हालात खराब हो रहे हैं। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेने के बजाय, ठीक है रविंद्र शर्मा जी सवाल सुन लीजिए। फिर तो गौर साहब तहसीलदार भी एक मजिस्ट्रेट है जी, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट क्या करें? चलिए, बहुत शुक्रिया जी रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल खबर ये है कि ट्रांसफरों का मामला, 48 अफसरों के ट्रांसफरों का मामला है, शायद ये बुनियादी वजह है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफरें जो हो चुकी हैं उस पर एक तुक दिया गया, कहा गया कि ये सारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर को डील करती हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब का डोमेन है, इसलिए ट्रांसफरें होगी। आज ये बात कितनी एक्सेप्ट होगी, एक बड़ा सवाल है। और एलजी साहब के ये जो होम मिनिस्टर साहब को खत गया है, इसका मतन क्या है बताएंगे आपको, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आएंगे, जरा होम मिनिस्टर साहब की भी बात बताते हैं आप।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही है तो और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा करने वाले हैं और इस दौरे की बाज़ाब्ता शुरुआत 6 अप्रैल से होगी। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, खासकर जम्मू सूबे के जो सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल है, उस हवाले से जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है सूरत हाल का यहाँ पर जायज़ा लेंगे। खबर ये भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उनसे मुलाकात भी इस दौरे के दौरान करेंगे। 3 रोज़ा दौरा 6 अप्रैल से इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत होगी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे तो खबर ये भी है कि वो सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से मीटिंग की सदारत भी करेंगे और कई तरक्याती रिव्यू जो है उस हवाले से भी वो इस दौरे के दौरान देखेंगे और कई तरक्याती मंसूबों का। दाखिला वजीर साहब के शेड्यूल में तरमीम हुआ है और अब दाखिला वजीर 2 के बदले 3 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और 2 दिन जम्मू के अंदर और 1 दिन 1 रात कश्मीर के अंदर वो रुक रहे हैं। वजारत दाखिला ने अगरचे अभी ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं किया है, ताहम 3 दिन के दौरे की तस्दीक हमारे ज़रा ने दाखिला वजारत के अंदर कर दी है। और जब दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो सरहदी मामला पर भी तबादला ख्याल होगा, यानी बॉर्डर एरियाज का भी वो मुआयना करेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, आरएसपोरा के सेक्टर की बात करें, वहां पर अजखद वो जाकर जवानों के साथ तबादला ख्याल भी कर सकते हैं। आते ही सिक्योरिटी रिव्यू भी होगा, यानी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी होगी और कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी होगा। एक तरफ से ये प्रोग्राम है, दूसरी तरफ से जब दाखिला वजीर साहब 6 तारीख को जम्मू पहुंचेंगे तो 2 दिन 6 और 7 तारीख को वो जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू भी लेंगे। और खबर यह भी है कि 6 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली के साथ भी खुसूसी मुलाकात होगी। अब याद रखिएगा यह मीटिंग कब हो रही है, उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास हो रहा है और जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास से कबल दाखिला वजीर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। मंत्र दिया जाएगा कि असेंबली के अंदर किस तरीके से काम करना है। 3 दिन का दौरा 6 तारीख से शुरू होगा और इस बीच उमर अब्दुल्ला भी 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं दाखिला वजीर के साथ। उमर अब्दुल्ला 1-on-1 करेंगे। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग अलग है, लेकिन उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात का जो हमारे जराया बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला मीटिंग कर सकते हैं दाखिला वजीर के साथ। और फिर 7 तारीख की शाम को दाखिला वजीर श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे और श्रीनगर के अंदर भी कई ग्रुप्स के साथ, सिविल सोसाइटी अरकान के साथ, अफसरों के साथ उनका तबादला ख्याल हो सकता है। सीधे हम ताहिर चौधरी साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी बहुत शुक्रिया। रिशेड्यूल सारा प्रोग्राम होम मिनिस्टर साहब का हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी सी बाकी है, लेकिन बीजेपी किस हद तक हमारी इस खबर की कंफर्मेशन कर रही है, जरा बताइएगा। देखिए, होम मिनिस्टर साहब का जो टूर है जम्मू कश्मीर को लेके इम्पोर्टेंट टूर है और ये एक रूटीन टूर है। होम मिनिस्टर साहब आगे भी यहाँ पे विजिट पे आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के हालात एलजी साहब के साथ मिलना होगा, उनका सीएम के साथ होगा और जम्मू कश्मीर के जो अंदरूनी हालात हैं, जो और वर्क है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और ऐसे दौरे में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान होते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनसे बहुत सारी डिस्कशंस होंगी। ये एक वो दौरा हम समझते हैं। जहाँ तक पार्टी की आप बात करते हो, पार्टी के हमारे एमएलए के साथ भी उनका मुलाकात होगी, पार्टी के जो हमारी कोर कमेटी होती है, मेन होती है, उन लोगों के साथ भी मुलाकात होगी। तो ये एक रूटीन है। इस दौरे को हम इतना ऐसे ही समझेंगे। तो ये दौरा तब भी हो रहा है ना जब अभी टेंशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और फिर उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बीच। इस बीच दाखिला वजीर साहब 2 के बदले 3 दिन का स्टे कर रहे हैं, तो इतलात और खबरें तो बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि बड़ी चीज़ें तब्दील और बड़े आसार क्राइम जो है वो हो सकते हैं, कुछ तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जी, जो चीज़ का इशारा आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई एलजी डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर और सीएम ऑफिस के अंदर इतना कुछ चीज़ें चल रही हैं। एनसी को अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जहाँ तक एलजी साहब की बात आती है, एलजी साहब अपने रूटीन में जो काम है वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि
बहुत सारे इश्यूज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं जो गवर्नमेंट है जिसको उमर साहब देख रहे हैं, उनके अपने अंदरूनी इश्यूज हो सकते हैं, उनको वो खुद रिजॉल्व करें। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, वज़ीर दाखिला जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं तो ये दौरा एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शन भी होनी है नगरोटा और बडगाम की सीट पर, तो क्या इस वाले से हम ये माने के वज़ीर दाखिला के दौरे के बाद शायद जो हतमी नामों का ऐलान भी हो सकता है? देखिए, दोनों जगहों की आपने बात की, वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जब इलेक्शन होगी तो इलेक्शन के टाइम पे जोर भी लगाया जाएगा और जीता भी जाएगा। मुझे लगता है वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए तो सेंट्रल हाई कमांड का हमेशा टाइम टू टाइम जो वहाँ से एक मीटिंग और वहाँ से जो एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है काम करने का, वो हमेशा रहता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इलेक्शन का जो काम है भारतीय जनता पार्टी बड़े सीरियस सिस्टम के साथ देखती है। मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से इलेक्शन में काम करती होगी। वो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करते हैं और कार्यकर्ता डे नाइट काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए, तस्दीक करने के लिए कि दाखिला वजीर साहब का 2 के बजाय 3 दिन का दौरा है। 6 तारीख को जम्मू आ सकते हैं, 7 तारीख को बाद में वो श्रीनगर भी जाएंगे और इस तरीके से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ मीटिंग और कोर कमेटी बीजेपी के साथ मीटिंग जम्मू के अंदर तय पाई गई है और श्रीनगर आते हुए भी कई अहम मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। और खबर यह भी है कि उमर अब्दुल्ला वजीर आला भी दाखिला वजीर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जब जम्मू कश्मीर की सियासत की हो रही है, जरा बात रियासत की सियासत की ही करते हैं और बात आपको बताते हैं दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज सबकी नजर रहेगी। तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में वो थोड़ी देर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करने वाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक अहम इजलास होने जा रहा है आज। ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस इजलास में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जो हाल ही में बजट सेशन एक मरहला कंप्लीट हुआ, उस वाले से वो पार्टी हाईकमान को ब्रीफ करेंगे। साथ ही साथ जो रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा है उस वाले से वो जानकारी देंगे। और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और CWC के मेंबर गुलाम अहमद मीर भी इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे और इस इजलास पर सबकी नज़र रहेंगी कि इस इजलास में किन मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद चूँकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है, गुजरात में वो मेला सजेगा जहां पर अप्रैल 8 और 9 को CWC की मीटिंग होगी। उस वाले से भी इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज जम्मू कश्मीर को लेकर ये अहम इजलास दिल्ली में है जहां पर मुख्तलिफ मामलों को लेकर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी की मजबूती, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को दरपेश सियासी मसाइल और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर किस तरीके से जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जाए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सरबराही में इजलास तकरीबन 11:30 बजे के आसपास होने जा रहा है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद गुजरात के अंदर मुनक्किद होने जा रही है, उससे कबल मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अपने जिला सदूर के साथ मुलाकातों का सिलसिला कांग्रेस के अंदर जारी है। और आज 11:30 बजे के आसपास बारी है जम्मू कश्मीर की और यही वजह है कि तारिक हमीद कर्रा, GA मीर समेत पार्टी के सीनियर लीडर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज वो अपना नुक्ता निगाह पार्टी के सामने रखेंगे। पार्टी की मजबूती को किस तरीके से किया जाए उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या करारदाद होगी, कौन पेश करेगा, कौन तायद करेगा, कौन तकरीर करेगा, उस ज़िमन में भी लगभग आज हिकमत अमली को तरतीब दिया जा सकता है। हमारी नज़र यहाँ पर भी रहेगी, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे जो खबर वहाँ से आती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही है तो बात मुलाजमीन की भी करेंगे क्योंकि आर्जी मुलाजमीन का मामला है और उन्होंने जो मुतालबा रखे थे उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई। लेकिन आर्जी मुलाजमीन जो है इस वाले से अब लगातार मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जब तक जो कमेटी बनाई गई 6 महीने का उनको वक्त दिया गया, जब तक उस वाले से कोई हतमी फैसला हो सकता है तब तक मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनका उजरत जो है वो कम उजरत में वो काम कर रहे हैं, उस वाले से भी वो मांग कर रहे हैं कि
उस हवाले से भी वो मांग कर रहे हैं कि उनकी उजरत में इजाफा किया जाए। साथ ही साथ जीपी फंड से लेकर मुख्तलिफ मामला उनको दरपेश है और उस हवाले से वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन तमाम मामला को हल किया जाए और इस हवाले से मुख्तलिफ एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी भी एक्शन में आ चुकी है और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही कमेटी बना दी है जो मुलाजमीन के दीरीना मुतालबात को हल करवाने के लिए हिकमत अमली को तरतीब देगी और रियासत गिर एहतजाज का भी तैयारियों में जो मुलाजमीन है वो जुट चुके हैं। इधर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराहान की तरफ से बयान जारी किए गए हैं और ये साफ कर दिया गया कि जब तक हुकूमत आर्जी डेलीवेज और दीगर मुलाजमीन के मुस्तकिली के हवाले से कोई हतमी फैसला करे तब तक कम से कम मिनिमम वेज एक्ट को नाफिजुल अमल किया जाए ताकि उन हजारों और लाखों लोगों की कफालत सही तरीके से हो सके जो इस वक्त हुकूमत के शाना बशाना भी खड़े हैं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने ज़िमनी कमेटी भी तश्कील दी है जो इस ज़िमन में तमाम लीडरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला तेज करेगी और जामिया हिकमत अमली तरतीब देकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के जरिए से इस मसले का हल निकालने की भी कोशिश करेगी। एम्प्लॉय जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड इस वक्त हमारे साथ हैं एजाज खान साहब जिनकी सरबराही में कल रात देर गई यह इजलास श्रीनगर के अंदर हुआ था। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। मुलाजमीन के मुतालबात दीरीना है और हर बार हमने देखा साबिका रियासत में भी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए जब भी कोशिशें की गई तो डंडे भी बरसे, झंडे भी चले और लाठियां भी उठी, लेकिन इस बीच मुतालबात हल भी होते रहे। 5 अगस्त के बाद मुतालबात को लेकर थोड़ी सी धीमी आवाज़ थी क्योंकि हालात उस तरीके से नई हुकूमत बनने के साथ ही मुलाजमीन मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। मुतालबात हल करने के लिए आला सतही कमेटी भी बनाई गई है और मुख्तलिफ लीडरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। पूरी डिटेल जानना चाहेंगे कि क्या हिकमत अमली अडॉप्ट की गई है अब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, सबसे पहले मैं आप सबों को देखने वाले सामीन को गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम को सलाम आदाब सत श्री अकाल कहता हूँ जी। और हाल ही में जो सरकार ने आर्जी मुलाजमीन के लिए एक कमेटी बनाई है जो 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, हम उमर अब्दुल्ला साहब का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जी। लेकिन इसके साथ ही हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से, जब तक ये वो कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी तब तक जो हमारे ये आर्जी मुलाजमीन है इनको मिनिमम गारंटी वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए ताकि इनकी जिंदगी संवर सके। और हाल ही में जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरक्षा इंद्रावी साहिबा ने वो मिनिमम गारंटी वेजेस एक्ट लागू किया, हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमारा मानना यही है कि जिस तरह वहाँ हुआ इसी तरह हमारे जो ये 61,000 या इससे ज्यादा जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं इनके ये जो है इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ हमारे आर्जी मुलाजमीन के ही मसाइल नहीं है, आपको पता है कि हमारे जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जो हमारे बर्निंग इश्यूज है उनमें हमारा वो जीपी फंड का बार बार हमको ये कहना पड़ता है कि जीपी फंड मुलाजमीन का अपना पैसा होता है, हम अपने तनख्वाह उसमें काट कर देते हैं और सरकार के पास अमानत रखते हैं। लेकिन हमारा मानना है अब सरकार हमारे अमानत में खयानत कर रही है। हमारा जीपी फंड नवंबर से अभी तक ये 6-6, 7-7 महीने के बाद हमें निकलता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह हमारा दूसरा मामला जो हमसे हमारे जो रिटायर हो रहे हैं नौकरियों से जो 30-40 साल अवामी खदमत में दे रहे हैं, 5-6 महीने हुए, 5-6 महीने हुए, अभी उनके वाजबात उनको नहीं दिए जा रहे, ये भी एक अफसोस का मामला है। तीसरा जो हमारा सबसे बर्निंग इशू है मुस्तकिल मुलाजमीन का SRO 43, उसमें अमेंडमेंट की गई है गवर्नर साहब की तरफ से। हम चाहते हैं कि वो उसको अपनी हित में वापस लाया जाए। तो ये मसले ऐसे हैं और ये जो हमारी आज की सरकार है इन्हें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही कहा था कि हम इन सारे मामले, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मसला हो, चाहे ये SRO 43 का मसला हो या आर्जी मुलाजमीन का मसला हो, ये इन्हें अमली तौर पे मान लिया है। अब हम यही चाहेंगे कि ये जो इन्हें वादे किए थे इन वादों पे पूरा उतर दिया जाए ताकि ये जो लाखों मुलाजमीन है या हमारे आर्जी मुलाजमीन है इनको राहत मिले। तो हमने जो कल इजलास बुलाया था एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर का, देखिए हमारा मानना है कि हमें सरकारी नौकरी इसलिए मिली है कि हम आवाम की खदमत करें ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी गैर जरूरी हड़तालों और एहतिजाजों पे यकीन नहीं रखती, लेकिन तंग आमद जम आमद जब हमें हमारे मामला या हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो हमको सड़कों पे निकलना पड़ता है।
तो मैं एक बार फिर आपकी जनरल की वसालत से, और हमने एक ओपन लेटर इंशाल्लाह वो आज प्रेस के माध्यम से भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है कि हमारे जो ये मामलात हैं 1 महीने के अंदर अंदर आप हल करिए, अगर नहीं तो हमें एक बार फिर सड़कों पे निकलना होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की सरकार पे आएगी। अच्छा, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि 3 महीने का जो वक्त दिया गया है इस पर वजीर आला साहब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी जबान में आप कह रहे हैं कि जनाब 1 महीने के अंदर अंदर मसाइल का हल करें। ये दो बातें एक साथ फिट होती हुई नजर नहीं आ रही है। गवर साहब, आपको पता है कि चूंकि आज हमारी यूटी है, ये जो हमारा डेलीवेजनों का मसला है, आप अगर मैं खुल के कहूँगा तो इस हमारे जो आर्जी मुलाजमीन हैं इनके मसले को सियासत की गई। आपको पता है यहाँ 10 साल डायरेक्ट मरकजी सरकार यहाँ हुकूमत चला रही थी, इनको क्यों नहीं रेगुलराइज किया? तब ये डबल इंजन की सरकार यहाँ थी, पीडीपी कांग्रेस थी, उन्होंने भी नहीं किया, एनसी कांग्रेस थी, उन्होंने नहीं किया। अब अगर ये बात जाएगी तो दूर तलक जाएगी। अब जो भी कुछ सरकार कर रही है, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला है कि मुझको भी पता है, आम लोगों को भी पता है यूटी में कितने पावर्स है, हमारे फंड्स कितने हैं, तो ये जो कमेटी बनाई है ये एक उम्मीद की किरण है और हमने इस जो मौका है इसको नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन तब तक जब तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और इनको रेगुलराइज करेगी, तब तक इनको मिनिमम गारंटी वेजेस एक्ट के दायरे में लाना चाहिए ताकि इनकी जिंदगी भी समझ जाए। बाकी हमें तो ये पता है ये कितना बड़ा इशू है, ये मसले कश्मीर से भी बड़ा इशू बन गया हमारे आर्जी मुलाजिम। ये 61,000 ही नहीं है, अगर हम देखेंगे 1,10,000 तक ये पहुंच गया। दूसरा मसला भी ना, एक तरफ से 3 महीने का वक्त तो वजीर आला साहब ले चुके हैं, लेकिन अगर यूटी 3 महीने की कंटिन्यू ही रही और ये मामला एलजी साहब के पास चला गया, फिर एलजी साहब ने वही मसला उठाना कि जनाब फाइनेंस कहाँ से मैनेज होगा, दूसरी चीजें कहाँ से होगी, तो फिर ये इल्तिवा में पड़ सकता है क्योंकि फाइनेंस कंकरेंस एलजी साहब के ऑफिस से ही लेनी है। देखिए गवर साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ ये जो जम्मू कश्मीर के ये सारी जो सियासी पार्टियां हैं सब डेलीवेजनों और आर्जी मुलाजमीन की हिमायत में खड़ी है। मेरा ये मानना है कि एक वफद यहाँ से जाए चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में, जिसमें हमारे ये अपोजिशन के लीडर साहब भी है, ये भी जाए, दिल्ली वालों से बात करे, ये हमारा बर्निंग इशू है, इसमें हमारी मदद करिए ताकि हम इन जो ये लाखों ये आर्जी मुलाजमीन है इनकी तकदीर को संवारें, क्योंकि ये एक पार्टी का मामला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सारी सियासी पार्टियों का मामला है, सबों ने इनके साथ सियासत की है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब मरकज को भी इसमें हमारी जो यूटी सरकार है उनकी मदद करनी चाहिए, तब ही तो ये मसला हल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद आपको मरकज से भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी है, वजीर आला साहब से भी है, क्योंकि मामला लाखों मुलाजमीन का बेवजह आप हड़ताल नहीं करना चाहते। अगर मामला मैक्सिमम वेज का हल नहीं हुआ, यानी कम से कम उजरतें अगर नहीं मिली, तो फिर 1 महीने के अंदर दोबारा से एहतजाज और धरनों की सूरत हाल मुलाजमीन की तरफ से देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं ऑपरेशन की और मुश्तबे अफराद के खिलाफ के ऑपरेशन की, जो मुसलसल पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखे जा रहे हैं। और उधमपुर से कल रात ही हमने आपको यह बताया था कि 4 मुश्तबे अफराद की नकल हमल देखी गई थी और ये पिछले 10 दिन के दौरान चौथा मौका था जब 3 से 4 लोगों के मुश्तबे अफराद की नकल अमल को देखा गया कठुआ डोडा रेंज के आसपास के इलाकों के अंदर। और यही वजह है कि वसी इलाके का, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, यहाँ पर सिक्योरिटी मैसिव ऑपरेशन शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी का जाल बिछा दिया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू की गई है। खबर तब सामने आई थी जब ये इतला आई थी कि 3 मुश्तबे अफराद एक घर के अंदर घुसे, उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद कुछ खाना अपने साथ भी ले गए और एक मोबाइल भी ले गए, इस तरीके की खबर आई। खबर आने के फौरन बाद पुलिस पहले ही हरकत में थी और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ, आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन इलाके के अंदर शुरू कर दिया गया था और लगातार सूरत हाल पर नजर रखी जा रही थी। फिलहाल 27 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया है, या वो लोग जिन्होंने कहीं पर भी इन मुश्तबे अफराद को देखा था। कुल मिलाकर 27 लोगों इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। 3 मिलिटेंटों की खबर आने के फौरन बाद इलाके के अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर सीधे चलेंगे जहां से किशोर हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। किशोर, कल आपने ब्रेक किया कि डीआईजी रैंक के ऑफिशियल्स मौजूद पर जमीन पर हैं, एसएसपी रैंक के अफसर ग्राउंड पर है, आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरान मौजूद हैं और खंगाला जा रहा है कि ये जो 2 या 3 लोगों की खबर आई कि खाना खाया, निकल गए, कुछ खाना अपने साथ ले गए, अब उनको ट्रैक डाउन किया जाए। कल हमने देखा रात देर गए तक भी उधमपुर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी काफी टाइट थी, चेकिंग की जा रही थी, सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया था। क्या कुछ है आज के दिन की खबर सुबह सुबह? बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से कल जो हमने ब्रेक किया था कि जो कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर है, ये जो
तभी ब्रिज है, वहां का ओज ब्रिज है, वहां पे कुछ जो बीती रात शाम को जो है वो कुछ वहां पे सस्पेक्ट देखे गए हैं। उसके बाद जो है वो उस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। लेकिन अब अगर डिस्ट्रिक्ट जिला उधमपुर की बात करें तो चनैनी रामनगर के अंदर भी इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मजालता तहसील के अंदर भी जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से आपने देखा था कि जो बसंतगढ़ का इलाका था वहां पे उस इलाके के अंदर लगातार 3 से 4 महीने में जो है बहुत सर्च ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा कि 2 से 3 सस्पेक्ट जो थे वो इस इलाके के अंदर देखे गए। उस इलाके के अंदर जो था वो तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। कुछ लोगों से जो है वो उस इलाके के अंदर पूछताछ की जाती है। लेकिन ये जो इलाका है ये काफी जंगली इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। लेकिन अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं वो उस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और पूरी तरह से उस इलाके को देखा जा रहा है कि अगर 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर देखे गए हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ये जो इलाका है, जो कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर मिलता है, ये काफी पहाड़ी इलाका है। जो ये पहाड़ियां हैं ये बसंतगढ़ के साथ साथ जो रामनगर तहसील का जोफड़ी इलाका है उन पहाड़ियों में ये इलाका मिलता है। लेकिन इस इलाके के अंदर हमने देखा जिस तरह से एसएसपी उधमपुर इस इलाके के अंदर पूरी तरह से जो एसओजी की टीमें हैं, आर्मी की जो जवान हैं वो इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन खबर ये है कि जिस तरह से आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि वहां पे जो सस्पेक्ट किसी के घर पे पहुंचते हैं तो उनसे जो है वो खाना, मोबाइल फोन जो है वो छीन कर लेकर जाते हैं, कुछ खाना जो है वो अपने साथ रखते हैं। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी पूछताछ जो है वो अभी भी जारी है। किशोर ये बताइएगा जहां पर, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खाना लेकर वो फरार हुए, तो जिन लोगों ने इनको देखा था जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया कि कितने लोग थे ये और क्या इनके पास हथियार था? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने लोकल लोगों से बात की तो उनकी तरफ से काफी अहम बातें कही गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस घर के अंदर ये पहुंचे थे तो उनको जो है वो ये बताया, उनको ये भी कहा गया कि अगर आपने किसी को बताया तो हम दोबारा से इस घर में आएंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग थे जिनकी तरफ से 2 जो लोग थे वो अंदर आते हैं, पूरे घर का जो है वो छानबीन करते हैं। उसके बाद जो उनकी तरफ से खाना बनाया गया था, कुछ रोटियां वहां पे बनाई जाती हैं। लेकिन फिलहाल देखिए 2 चीजें यहाँ पे हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, उज्ज जो तवी नदी है ये काफी जंगल का इलाका है। वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जो बसंतगढ़ की अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स की टीमें हैं वो इस इलाके के अंदर काफी दिनों से हैं। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि जो रामनगर तहसील का इलाका है, जोफड़ का इलाका है, वहां पे भी कुछ सस्पेक्ट इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि उस इलाके के अंदर देखी गई हैं। लेकिन एसएसपी उधमपुर, पूरी जो डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज है, उनकी तरफ से पूरी तरह से जाल जो है वो इस इलाके के अंदर बिछाया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो उनके साथ संपर्क हो। चलिए, बहुत शुक्रिया किशोर। ऑपरेशन तेज है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन फटाफट से वक्त हो गया जी आपकी फोन कॉल्स का भी। आप कॉल करना शुरू करें, तब तक हम आपके सामने 2 खबरें फटाफट से रखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट खबरें हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राडार के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के अंदर साइबर पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चलाने के पेश नजर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो चीजें चल रही थी उस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और इब्तिदाई तौर पर हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पेज को खंगालने के बाद तकरीबन 200 के ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां चला रहे थे। साइबर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया और यह साफ कर दिया गया कि अब इन अफराद के खिलाफ लीगल कानूनी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई शुरू की गई है। अब हमसे अपील की गई है कि वो इन प्रोपेगेंडा पेज से दूर रहे और किसी भी तरीके से इन एक्टिविटीज के अंदर शिरकत ना करें। तकरीबन 200 के करीब ऐसे अफराद जो मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, रियासत के अंदर, रियासत के बाहर मल्टी चैनल्स पर काम करते हैं और किसी न किसी तरीके से अमन को खराब करने की कोशिशें करते हैं, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां चलाते हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है और 200 लोगों की फहरिस्त सामने आ चुकी है।
कश्मीर की हो रही है, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जंगलात इस वक्त आग की लपेट में हैं। सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 ऐसे वाक़ात रूनुमा हुए हैं जहां पर जंगलात जो है जंगलात में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और इंतज़ामिया की जानिब से अगर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हो रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर के जो जंगलात हैं उनमें आग लगी हुई है और सब सोना जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है। ये तस्वीरें भी आपके सामने। आपको बता दें कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान करीबन 20 वारदातें जो है वो रूनुमा हुए हैं और इस हवाले से पहले ही महकमा ने एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो जंगलात में जो लोग रहते हैं बकरवाल या दूसरे, वो इस हवाले से एहतियात बरते। खासकर जो साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 18 वारदातें रूनुमा हुई है, जिस वजह से ये जो सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। जहां साउथ कश्मीर के जंगलात में आग लगी है, वहीं पर नॉर्थ कश्मीर के जंगलों के अंदर भी आग भड़क चुकी है और नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की मैपिंग हर 6 घंटे के बाद जारी की जा रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जंगल में कहां पर आग लगी हुई है। अगरचे पिछले कई हफ्तों से जो आग लगी हुई थी वो कुछ मकामात पर बुझाई भी गई है, लेकिन इत्तला यह है कि टंगमर्ग के जंगलों के अंदर भी इस वक्त भयानक आग शुरू हो चुकी है और बुझाने का काम बड़े पैमाने पर जारी है। 20 इंसिडेंट्स हुए हैं और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 6 घंटे के बाद सैटेलाइट इमेज जारी करती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा कि कितना हसासियत के साथ इसको देखा रहा है कि कहां पर आग लग रही है। सैटेलाइट इमेज जारी की जा रही है और अलर्ट किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आग को बुझाने के लिए माकूल मुनासिब इंतजाम ही मौजूद नहीं है और किस तरीके से जंगल की आग को बुझाया जा रहा है और कितना वक्त इसको लगेगा, उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि अवाम आज खुद बाहर आ रही है और जंगल के इस जंगलाती इलाकों के अंदर जाकर आग को बुझाने की कोशिश करें। जनूब से लेकर शुमाल तक इसी वक्त इसी तरह की सिचुएशन है। शंकराचार्य की पहाड़ियों पर भी गुज़श्ता दिनों इस तरीके की हल्की सी आग देखी गई थी, फिर जबरवन की पहाड़ियों पर भी गुज़श्ता दिनों इसी तरीके की आग देखी गई, लेकिन यह भयानक आग टंगमर्ग के जंगलों के अंदर है, साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलों के अंदर। सीधे अशफाक के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अशफाक, जरा अपडेट करें पहले खबर टंगमर्ग की जहां पर भयानक आग लगी है और खबर तो यह है कि अवाम जो लोकल लोग हैं वो भी इसको बुझाने के लिए सामने आए हैं, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट कब ये बुझाए प्लान नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई भी मुतबादिल दूसरा रास्ता नहीं है इसको बचाने का। ये तस्वीरें भी आपके सामने जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग ने किस तरह भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है और इंतज़ामिया और मकामी लोगों की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन जो ख़ासकर मकामी आबादी है, जंगलात के आसपास जो आबादी रह रही है, उनमें तशवीश पाई जा रही है और वो लगातार मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इसका हल तलाशा जाए ताकि ये जो सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है इसको बचाया जा सके। इशफाक हमारे साथ है। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। टंगमर्ग के कई जंगलात में लगातार बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, क्या वजूहात है इसके पीछे? बिल्कुल जो जी, जहाँ हम बात करेंगे ये गुलमर्ग का दारामा का इलाका है और इस दारामा के जंगलात में कंपार्टमेंट नंबर 63 भी जो है यहाँ पर रात के दौरान यानी कि रात के 7 बजे के दौरान जब इन्हें इतलात मिली है, जो पेट्रोलिंग टीम है उन्हें इतला मिली कि इस इलाके में हुए हैं और उसके बाद में नंबर 63 में जो मुलाजिम उन्हें तलब किया गया है और इस वक्त एक्सक्लूसिव चलाओ बीच के अंदर मौजूद है जहां पर आग लगी हुई है। धुआं हर तरफ से है, आग की लपटें तेजी के साथ बढ़ रही है। मकामी नौजवान आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों तो यह कहा गया कि जनाब दर्जा हरारत बढ़ गया, हो सकता है उस वजह से हो। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है और अब सूरत हाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आग की भयानक वारदात है और अंदाजा ये है कि करोड़ों रुपए का नुकसान इस सब सोने का हो रहा है।
चलिए जनाब, वक्त हो गया जी, कुछ फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा कम बचा है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोन कॉल्स को लें। और जब आप कॉल करें तो अब आप टीवी की आवाज़ बंद करें। जिन लोगों ने हमारे साथ गुफ्तगू करनी है ना, टीवी की आवाज़ बंद, फोन के जरिए से अपनी बात रखें। पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब माले खुशहाल सर रडीबल पे जी जी वनी वाज जनाब अच्छी कोच खसल हालत न डुबान वोल कह इंसान न ছোট वोल यवान का। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। चलिए जी, एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहम्मद रमजान डार मड़वात कश्तवाड़ पे जी जनाब मैं बढ़ते मसाक ये स्टेट मैरिज असिस्टेंट इमदाद दिवन गवर्नमेंट अहन ये इंटरनेट पत्म फाइल गई अपलोड व्यवस्था कह गरीब लुकन असल मज गरीब तमन बिचारन ताकत न शहरस में वात अपलोड करना। अफसर तक सोशल वेलफेयर उनसे उनके साथ आपकी बात नहीं है कि जनाब नेट नहीं चल रहा तो हम अपलोड कैसे करें फाइल? जनाब उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा आपने अपलोड नहीं किया, 1 महीने के अंदर आपने अपलोड करनी थी, अब आपका जो है रिजेक्ट हो गया है। लेकिन इस वजह से जब रिजेक्ट हुए हैं ये गवर्नमेंट का फेलियर है, यहाँ इंटरनेट नहीं है। चलिए मैं इस मामले को जरूर वजीर मौसूफ की नोटिस में लाता हूं कि जनाब मामला ये है कि इंटरनेट की बहुत सारी जगहों पर फैसिलिटी नहीं है, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और अब ये मैरिज असिस्टेंस वाला मामला जो है वो अटक रहा है। देखते हैं कि इसमें क्या रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद रमजान डार की थे हो जी। रमजान साहब बताएं। चलिए ड्रॉप होगी ये कॉल, लास्ट कॉल दे दीजिएगा। 2 कॉल फटाफट से ले लेते हैं। हेलो हेलो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। आज चूंकि तकनीकी वजूहत की बिना पर भी 2-4 कॉलें हम तक नहीं आ पाई हैं और 1-2 कॉलें हम ले पाए हैं। वक्त यहाँ पर आपसे रुखसती का है। प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप बने रहेंगे हमारे साथ क्योंकि पल पल का अपडेट आज पूरे दिन हम आपको करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और टीवी पर भी। अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ज़हूर और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हम या नासिर।